सिंटैक्स क्वेश्चंस। तो दो क्वेश्चन यहाँ पे दिए जो हमने मैग्निफिकेशन और मिरर फॉर्मूला देखी वो यूज़ करना है। तो उसमें फर्स्ट वाला क्वेश्चन है फाइंड द फोकल लेंथ। क्या फाइंड करना है? फोकल लेंथ। फोकल लेंथ मतलब तुम्हें पता है कि क्या होता है एफ। क्या होता है एफ ऑफ अ कन्वेक्स मिरर हुज रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर मतलब कैपिटल आर इज 32 सेंटीमीटर। आर 32 सेंटीमीटर दिया है हमें, एफ फाइंड करना है। तो इसको कैसे फाइंड करते हैं? तो उसकी फॉर्मूला है, सबसे पहले तो यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? रेडियस ऑफ कर्वेचर आर इज इक्वल टू 32 सेंटीमीटर यहाँ पे दिया हुआ है हमें, राइट। ये रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया। अब हमें फोकल लेंथ फाइंड करनी है, तो हमें पता है कि होता क्या है फॉर्मूला, आर इज इक्वल टू 2f, ये फॉर्मूला है, राइट। तो देयरफॉर f इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? r बाय 2, और r हमें ऑलरेडी दिया है 32 और अपॉन 2, तो इज इक्वल टू क्या हो गया? 16 सेंटीमीटर। तो ये फर्स्ट वाले का आंसर है। क्या फाइंड करना था हमें? फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ हो गई 16 सेंटीमीटर, राइट। अब उसका सेकंड वाला क्वेश्चन देखते हैं। तो सेकंड नंबर वाले क्वेश्चन में क्या दिया है? देखो, सेकंड नंबर वाले क्वेश्चन में दिया कनकेव मिरर प्रोड्यूसेस 3 टाइम्स मतलब प्रोड्यूसेस 3 टाइम्स मैग्नीफाइड मतलब बड़ी, 3 टाइम्स बड़ी एनलार्ज रियल इमेज, ये वर्ड याद रखना है, रियल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट। ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है? 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ इट। मिरर के सामने ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा है? 10 सेंटीमीटर, मतलब ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया। क्या हो गया? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। मिरर फॉर्मूला में जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होता है उसे क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। वेयर इट इज इमेज लोकेटेड। इमेज कहाँ मिलेगी? मतलब हमें इमेज डिस्टेंस फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? इमेज डिस्टेंस फाइंड करना है। तो करते हैं मिरर फॉर्मूला से। इसको किससे फाइंड करना पड़ेगा? मिरर फॉर्मूला से। तो हमें पता है कि यहाँ पे इमेज दी है, वो कैसी दी है? 3 टाइम्स मैग्नीफाइड। 3 टाइम्स मैग्नीफाइड मतलब 3 टाइम्स बड़ी है। तो ये मैग्नीफाइड मतलब ये कितनी बड़ी होती है इमेज ऑब्जेक्ट से, उसकी वैल्यू को हम क्या बोलते हैं? मैग्निफिकेशन। क्या बोलते हैं? मैग्निफिकेशन m इज इक्वल टू 3 टाइम्स है तो 3 क्या होता है? 3 टाइम्स है तो 3। बट यहाँ पे इमेज क्या दी है? रियल इमेज। इमेज कैसी दी है? रियल। तो मैंने जब आगे थियरी में बताया था तुम्हें कि जब रियल इमेज होती है वो कब होती है? तो m की वैल्यू क्या होती है? नेगेटिव। तो ऑलवेज m की वैल्यू मैग्निफिकेशन जो दिया है वो माइनस लेना है। रियल इमेज हो तो m क्या लेना है? नेगेटिव लेना है। क्या लेना है? नेगेटिव लेना है। वो इन्वर्टेड भी हो सकती, इन्वर्टेड होती है तो वो नेगेटिव हो जाएगी। m नेगेटिव तब होता है जब रियल इमेज मिलती है, राइट। फिर यहाँ पे हमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी दिया है कि ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा है, ऑब्जेक्ट को कितने डिस्टेंस पे रखा है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u होता है। क्या होता है? मिरर फॉर्मूला में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u था और इमेज डिस्टेंस v था। तो 10 सेंटीमीटर अवे, 10 सेंटीमीटर दूर रखा है। पर ऑब्जेक्ट जो होता है वो मिरर के इन फ्रंट ऑफ होता है। मिरर के इन फ्रंट ऑफ मतलब मिरर ऐसे होता है तो उसके सामने होता है। तो ये लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू क्या होती है? नेगेटिव होती है। क्या होती है? नेगेटिव। तो ये भी -10 सेंटीमीटर लेना है। क्या लेना है? -10 सेंटीमीटर। साइन कन्वेंशन में हमने यही सीखा था कि किसकी कौन सी साइन लेनी है। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या हो गया? -10 सेंटीमीटर, राइट। हमें इमेज डिस्टेंस v इज इक्वल टू फाइंड करना है कि इमेज कहाँ लोकेट होगी, वो क्वेश्चन पूछा है तो हमें ये फाइंड करना है, राइट। तो अब क्या करेंगे? तो m इज इक्वल टू, हमें पता है कि m इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या थी? h डैश अपॉन h और v अपॉन u नेगेटिव। ये दो फॉर्मूला हम सीखे थे, पता है ना। तो यहाँ पे ये तो हमें नहीं दिया है, हमें ये दिया है, m दिया है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया है और इमेज डिस्टेंस में फाइंड करना है। तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे, राइट। तो देयरफॉर ये फॉर्मूला में से हमें v फाइंड करना है। तो v इज इक्वल टू क्या होगा? तो v इज इक्वल टू माइनस mu, m और u मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये माइनस भी सही ले लिया तो v इज इक्वल टू mu फॉर्मूला बन गई, राइट। अब m माइनस एज इट इज, m की वैल्यू हमने ऊपर लिखी है -3 और u की वैल्यू -10। क्या हो गई? -10। तो ये इज इक्वल टू क्या मिलेगा? ये -3 मल्टीप्लाई -10 प्लस 30 हो जाएगा, फिर माइनस है तो -30 सेंटीमीटर।
तो ये -30 सेंटीमीटर है, तो इमेज कहाँ लोकेट होगी? तो देयरफॉर रियल इमेज इज लोकेटेड, कहाँ लोकेट होगी? एट 30 सेंटीमीटर, कहाँ होगी? एट 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर। ये सेकंड वाला क्वेश्चन, राइट। ये हो गया, जो ऑब्जेक्ट की साइड में ऑब्जेक्ट रखा था वही साइड में उसकी इमेज मिलेगी, इसका मतलब ये हुआ। तो ये दो क्वेश्चन हो गए। अब उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो सीखते हैं। देखो, इसके बाद वाला टॉपिक है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन, मैंने तुम्हें शुरुआत में ही रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के बारे में बता दिया था कि रिफ्लेक्शन में लाइट रेज थ्रोबैक होता है, बाउंस बैक होता है, और रिफ्रैक्शन में लाइट रेज जो होता है वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो डेविएट होता है, मतलब उसका डायरेक्शन चेंज होता है। तो अब हमें सीखना है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो लाइट सीम्स टू ट्रैवल अलोंग स्ट्रेट लाइन पाथ इन अ ट्रांसपेरेंट मीडियम। किसी भी ट्रांसपेरेंट मीडियम में लाइट जो है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करता है। कैसे करता है? स्ट्रेट लाइन में, सीधा जाता है मतलब लाइट। What happens when light enters from transparent medium, one transparent medium to the another? एक ट्रांसपेरेंट मीडियम में से लाइट दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में जाए तो क्या होगा? Does it still move along a straight line path or change its direction? वो स्ट्रेट लाइन में ही जाएगा या उसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा? तो we shall recall some of our day to day experiences. हम डे टू डे एक्सपीरियंसेस करते हैं, उसमें ये पता चलता है। देखो, you might have observed that the bottom of the tank or a pond containing water appears to be raised. You might have observed that the bottom of the tank की जो बॉटम होती है, और a pond जो तालाब देखो हम जिसमें पानी भरा हुआ होता है, तो उसका जो हमें बेस होता है अंदर, जो सबसे नीचे वाला पार्ट, वो थोड़ा ऊपर दिखाई देता है। रेज्ड मतलब ऊपर दिखाई देता है। Similarly, when a thick glass slab is placed over the some printed matter, the letters appear raised when viewed through the glass slab. कहीं पे भी ये जैसे अभी लिखा हुआ है, यहाँ पे मैं कोई ग्लास स्लैब, कांच की किसी भी चीज को रखूँ ऊपर, तो ये ऊपर दिखाई देगा ग्लास स्लैब। Why does it happen? तो have you seen a pencil partly immersed in a water in a glass tumbler? एक पानी का ग्लास ले लो, उसमें हाफ वाटर फिल कर दो, फिर उसमें पेंसिल रखो, तो तुम्हें अंदर से देखना साइड से उसे, तो वो टेढ़ी लगेगी, टूटी हुई दिखाई देती है ना। तो इट अपीयर्स टू बी डिस्प्लेस्ड इन द इंटरफेरेंस ऑफ एयर एंड वाटर। वो एयर और वाटर दोनों में जो होता है पार्ट, बाहर वाला पानी के और अंदर वाला, वो अलग अलग दिखाई देता है। यू माइट हैव ऑब्जर्व दैट अ लेमन केप्ट इन अ वाटर इन अ ग्लास टम्बलर अपीयर्स टू बी बिगर। पानी के ग्लास में लेमन, नींबू डाल दो, साइड से देखो उसको बाहर से, तो वो बड़ा दिखाई देता है। When viewed from the sides, how you can account for such experiences? ये कैसे होता है? तो let us consider the case of apparent displacement of a pencil partly immersed in water. The light reaching you from the portion of the pencil inside water seems to be come from the different direction compared to the part above the water. इसमें होता क्या है कि पेंसिल कहीं पे भी रखी है वाटर में, तो वाटर के अंदर जो पेंसिल का पार्ट है वहां से जो लाइट रेज आते हैं आइस के ऊपर हमारी, वो एंड वाटर के बाहर जो पेंसिल है वहां से जो लाइट रेज आते हैं, वो दोनों का डायरेक्शन अलग अलग होता है। दिस मेक्स द पेंसिल अपीयर टू बी डिस्प्लेस्ड एट इंटरफेरेंस। तो ये इंटरफेस अंदर वाला फेस इसका अलग दिखाई देता है, डिस्प्लेस दिखाई देता है, जहाँ होना चाहिए उससे अलग टेढ़ा दिखाई देता है। For similar reasons, the letters appears to be raised when seen through the glass slab placed over it. ग्लास स्लैब रखो और लेटर बड़े दिखाई देते हैं, इसमें भी यही रीजन होता है कि जो लाइट रेज होते हैं जो ऑब्जेक्ट के ऊपर से हमारे आइस तक आते हैं, इसका डायरेक्शन क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। Does a pencil appear to be displaced to the same extent if instead of water we use liquid like kerosene or tarpaulin? Will the latter appear to rise to same height if we place glass slab with a transparent plastic slab? You will find that the extent of the effect in different pair of media. So these observations indicate that the high light does not, ये क्या बताता है कि light does not
ट्रैवल इन द सेम डायरेक्शन इन ऑल मीडिया। तो सारे मीडियम कोई भी लिक्विड रखो तो लाइट का जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाता है। मतलब लाइट सारे मीडियम्स में स्ट्रेट सेम डायरेक्शन में ट्रैवल नहीं करता है। इट अपियर्स दैट व्हेन ट्रैवलिंग ऑब्लिकली फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, जब ऑब्लिकली मतलब क्रॉस एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट इंटर करेगी तो द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ लाइट इन सेकंड मीडियम चेंजेस। सेकंड मीडियम में जो लाइट है उसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये ऐसे जा रही थी पर ऐसे चेंज हो जाएगा, ऐसे होता है कुछ भी, या इधर जाएगा, कोई भी डायरेक्शन चेंज होता है। दिस फेनोमेनन इज नोन एज द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इस फेनोमेनन को क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लेट अस अंडरस्टैंड द फेनोमेनन फॉर द डूइंग एक्टिविटीज। कुछ एक्टिविटीज दिए हैं तो यहाँ पे ये वैन यहाँ से लेके यहाँ तक रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की डिफाइन है, राइट। ये तुम्हें कंपलसरी लिख देनी है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब उसके बाद एक एक्टिविटी दी है, देखो एक्टिविटी 10.7 क्या दिया है, 10.7। तो 10.7 एक्टिविटी अब करते हैं। देखो उसमें क्या दिया है, प्लेस अ कॉइन एट द बॉटम ऑफ द बकेट विथ वाटर। एक वाटर फिल की हुई क्या लेनी है, बकेट लेनी है। With your eye to a side above water, try to pick up the coin in one go. Did you succeed in the pick up the coin? एक बकेट में कॉइन रखा हुआ है और उसको साइड से देखो, थोड़ा क्रॉस, ऊपर से स्ट्रेट नहीं, थोड़ा साइड से देखो और वही कॉइन को तुम हाथ से पिक करने का ट्राई करो तो तुम्हें सक्सेस मिलेगी। रिपीट द एक्टिविटी विच डिड यू नॉट सक्सीड इन डूइंग इन वन गो। आस्क योर फ्रेंड्स टू दिस एम्प्ले। एक बार तुम सक्सेस नहीं हो तो दूसरी बार दूसरे फ्रेंड्स को भी बोलो। तो उसमें होगा क्या, तो जब भी हम उसको ट्राई करते हैं ना देखने के लिए, तो फर्स्ट टाइम में हम उसे पिक नहीं कर सकते। हमारा हाथ जहाँ जाएगा ना वहाँ एक्चुअली कॉइन नहीं होगा, कॉइन हमें जहाँ दिखाई देता है ना वहाँ एक्चुअली नहीं होता है। तो ये क्यों होता है, तो जब हम उसे पिक करने का ट्राई करते हैं तो कॉइन जहाँ पे होता है उससे अलग जगह पे हमें दिखाई देता है। वो रिफ्रैक्शन की वजह से होता है। क्यों, किसकी वजह से होता है, रिफ्रैक्शन की वजह से होता है। जैसे मैं एक रफ स्केच यहाँ पे बना देता हूँ तुम्हें। ये बकेट है, समझो ये बकेट है, राइट, ये बकेट है, इसमें यहाँ तक वाटर फिल किया हुआ है और यहाँ पे जो कॉइन होता है, कॉइन वो यहाँ पे है, समझो कॉइन यहाँ पे है। तो ये रेज जो होते हैं वो ऐसे आएंगे, यहाँ से दो रेज आएंगे, राइट, और यहाँ पे आइज है तो यहाँ पे वो ऐसे आइज के ऊपर इंसिडेंट होगी, पर ये रिफ्रैक्ट होके ऐसे आते हैं। पर इसको ऐसे सीधे जाओ तो ऐसे आएंगे, तो कॉइन एक्चुअली यहाँ दिखाई दे रहा है तो हम यहाँ हाथ डालेंगे पर होता है यहाँ है। तो ये रिफ्रैक्शन की वजह होता है। किसकी वजह से होता है, ड्यू टू रिफ्रैक्शन। तो इसका कंक्लूजन क्या मिलेगा, तो इसका कंक्लूजन ये मिलेगा कि फ्रॉम वाटर टू एयर, फ्रॉम वाटर टू एयर, ये वाटर में से एयर में रेज ऑफ लाइट बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल एंड बॉटम। ये जो है ये नॉर्मल हो गया, तो वाटर में से एयर में जाएंगे तो ये बेंड होते हैं, ऐसे नॉर्मल से दूर जाते हैं। एंड बॉटम ऑफ द बकेट अपीयर्स टू बी, इसकी वजह से ये जो बॉटम वाला पार्ट होता है ना वो बकेट का रेज्ड मतलब ऊपर दिखाई देता है थोड़ा। तो कॉइन भी कहाँ दिखाई देगा, ऊपर दिखाई देगा। द अपीयरेंस डेप्थ ऑफ द बकेट इज लेस देन, जो बकेट की डेप्थ होती है अंदर तक, वो हाइट उसकी कम दिखाई देती है जितनी है उससे। तो रियल डेप्थ उसकी नहीं दिखाई देती है और ये ऊपर तक दिखाई देता है। वो हमें ऐसा लगता है कि यहाँ कॉइन है तो वो कॉइन हम पिक नहीं कर सकते। ये जितनी भी बार करोगे ऐसे ही होगा। तो ये रिफ्रैक्शन की वजह से होता है। किसकी वजह से, रिफ्रैक्शन की। कि जो रेज है जो हमारे आइज तक आते हैं वो वाटर से एयर अलग मीडियम में पास है, तो मीडियम चेंज होता है तो उसका डायरेक्शन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। इसी तरह दूसरी एक एक्टिविटी दी है, देखो 10.8 के प्लेस अ लार्ज सोलो बाउल ऑन अ टेबल, पुट द कॉइन ऑन इट। एक बड़ा बाउल लेना है, उसमें क्या करना है, सेलो बाउल, और उसमें कॉइन डालना है। मूव अवे स्लोली फ्रॉम द बाउल, स्टॉप व्हेन द कॉइन जस्ट डिसअपियर्स फ्रॉम योर साइड। इसको दूर रखना है ऐसे और बाउल को थोड़ा दूर करो। जब हमें कॉइन नहीं दिखाई दे ऐसे इसको मूव करना है, थोड़ा दूर रख दो। तो मूव, जैसे यहाँ पे बाउल है
अब हमारी आइज यहाँ थी, पर बाउल को थोड़ा दूर ले जाओ, आइज इस साइड आ जाएगी, तो अंदर से कॉइन जो है वो नहीं दिखाई देगा हमें, राइट। आस्क योर फ्रेंड्स टू योर वाटर जेंटली इनटू द बाउल विदाउट डिस्टर्बिंग द कॉइन। पहले था पानी, उससे ज़्यादा पानी उसमें ऐड करना है। कीप लुकिंग एट द कॉइन फ्रॉम योर पोजिशन, डज द कॉइन बिकम्स विजिबल अगेन फ्रॉम योर पोजिशन, हाउ कुड दिस हैपन। फिर यहाँ पे नहीं दिखाई देता, फिर पानी ऐड करके देखो तो फिर वो दिखाई देगा। तो ऐसा हो सकता है, दिख सकता है फिर से, ये क्यों होता है। तो एक्चुअली इसमें होता क्या है कि जब फर्स्ट टाइम पानी था तब हमने यहाँ ले लिया तो नहीं दिखाई दे रहा था, कॉइन नहीं दिखाई दे रहा था, राइट। बट फिर से पानी लेंगे तो उसका रिफ्लेक्शन बढ़ जाएगा और ऊपर तक ये और ऊपर दिखाई देगा। जितना ऊपर पहले अपीयरेंस होगा उससे ज़्यादा अपीयरेंस, तो फिर वो हमें दिखाई देगा। एक्चुअली होगा यही, जैसे यहाँ रिफ्लेक्शन हुआ था, पर यहाँ पे फिर से पानी और डालो तो फिर ये और ऊपर दिखाई देगा, दूर से भी दिखाई देगा। ऐसे ही होता है यहाँ पे। जैसे यही था कि यहाँ पे कॉइन है तो यहाँ दिखाई देता है। अब मैं इसको आइस को, ये आइस को यहाँ ले लूँ कि ये नहीं दिखाई देता, फिर पानी डालो तो वहाँ पे ये दिखाई देगा, तो फिर दूर से दिखाई देगा। ऐसे ही इसमें होता है। तो इसमें होता क्या है ये एक्टिविटी में कि व्हेन एडिंग वाटर द रियल डेप्थ ऑफ द कॉइन इंक्रीजेस। जब इसमें वाटर ऐड करेंगे तो कॉइन जो था, कॉइन उसकी जो रियल डेप्थ थी, यहाँ कॉइन था, उसकी डेप्थ थोड़ी ऊपर आ जाएगा। रियल डेप्थ ऑफ द कॉइन इंक्रीजेस, मतलब इसकी हाइट डेप्थ जो है वो थोड़ी इंक्रीज हो जाएगी, ऊपर आ जाएगा, राइट। एट्स द अपीयरेंस डेप्थ ऑफ द कॉइन इज इक्वल टू द रियल डेप्थ डिवाइडेड बाय द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। अपीयरेंस डेप्थ टू कॉइन आल्सो इंक्रीज। अब और वाटर ऐड करो तो ये और ऊपर दिखाई देगा। इसलिए इसमें यही होता है कि ड्यू टू रिफ्रैक्शन हमें दूर से भी दिखाई देता है। तो इसका कंक्लूजन तो यही मिलेगा कि अपीयरेंस डेप्थ ऑफ द कॉइन इन अ लार्ज शैलो बाउल filled with water increases as its real depth increases। तो अपीयरेंस डेप्थ, ये जो इसका, ये एक रियल कॉइन है पर इसका अपीयरेंस पोजीशन ये है, ये हमें थोड़ी ऊपर दिखाई देती है, इंक्रीज होती है। क्या होती है? इंक्रीज होती है। पानी जैसे ऐड करते हैं तो उसकी हाइट इंक्रीज होती है। तो यहाँ पे वही दिया है कि द कॉइन बिकम्स विजिबल अगेन एंड पोरिंग वाटर इनटू द बाउल। तो द कॉइन अपीयर्स स्लाइटली रेज्ड, कॉइन थोड़ा ऊपर दिखाई देता है। एक्चुअल पोजीशन ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जो उसकी एक्चुअल पोजीशन है उसके थोड़ा ऊपर दिखाई देता है। ये हो गया रिफ्लेक्शन की वजह से कि हमें अब वो दिखाई देने लगेगा कॉइन, राइट। अब एक्टिविटी 10.9। तो 10.9 में क्या है? ड्रॉ अ थिक स्ट्रेट लाइन इन लिंक। एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है ऐसे इंक से ओवर अ सीट पेपर, वाइट पेपर। टेबल पे एक वाइट पेपर रख के उसके ऊपर ऐसे लाइन ड्रॉ करनी है। प्लेस अ ग्लास स्लैब ओवर द लाइन इन सच ए वे दैट द वन ऑफ इट्स एज मैक्स अ एंगल विद द लाइन। अब ये ग्लास स्लैब को रखना है, ग्लास स्लैब को रखना है, ऐसे रखना है। ग्लास स्लैब मतलब समझो कि ये लाइन मैंने ड्रॉ की है, क्रॉस लेते हैं, एंगल बनाना है इसलिए। ग्लास स्लैब को ऐसे रखना है। कांच का जो ग्लास ऐसे होता है स्क्वायर, तुमने देखा होगा लेबोरेटरी में, उसको ऐसे रखना है। फिर लुक एट द पोर्शन ऑफ द लाइन अंडर द स्लैब विद द साइड्स दैट यू ऑब्जर्व डज द अंडर ग्लास स्लैब अपीयर्स टू बी बेंट विद द एजेस। जब ये देखोगे तो ये लाइन आगे भी है पर उसके ऊपर ग्लास रखा तो ये नॉर्मल होता है ना, तो ये अंदर जाएगी, ऐसे बैंड हो जाएगी। क्या हो जाएगी? बैंड हो जाएगी। इसको एक्चुअली ऐसे जाना चाहिए पर ऐसे बैंड होके जाएगी, राइट। तो ये बैंड हो जाती है लाइट। तो डू यू ऑब्जर्व डज द अंडर द ग्लास, तो बैंड होता है तो यस बैंड होता है। नेक्स्ट प्लेस द ग्लास स्लैब सच एट इट्स अ नॉर्मल ऑफ द लाइन। व्हाट डू यू ऑब्जर्व नाउ? डज द पार्ट ऑफ द लाइन अंडर द ग्लास स्लैब अपीयर बेंड? लुक एट द लाइन फ्रंट ऑफ द टॉप ऑफ द ग्लास। डज द पार्ट ऑफ द लाइन बीनेथ द स्लैब अपीयर द रिज। अब फिर यहाँ से जब ये लाइन बाहर निकलेगी, ये ग्लास स्लैब था, यहाँ एयर था, मीडियम चेंज था, यहाँ ग्लास है, राइट। तो यहाँ से बेंड हो गया, ये रेस ऐसे जाने के बजाय ऐसे जाता है, राइट। ये ऐसे जाने के बजाय यहाँ जाता है। अब ये जो ग्लास स्लैब था, मीडियम था, वहाँ से उसको कहाँ जाना है? एयर में जाना है, तो वो इस साइड जाएगा। कहाँ जाएगा? इस साइड। तो उसको जो एक्चुअली जाना था वही दिशा में, वो फिर से वही डायरेक्शन में आ जाएगा। तो ये एक्टिविटी में यही होगा जो पहले हमने 8th स्टैंडर्ड में भी सीखी है, राइट। 8th स्टैंडर्ड में भी हम सीखे थे कि पहले जैसे, फिर से एक बार ड्रॉ करके बताऊँ 10.9 क्या था। तो एक ग्लास स्लैब होता है,
एक रेज हमने ड्रॉ किया है लाइन, इसके ऊपर एक ग्लास स्लैब रखो, तो अंदर जो रेज होता है ना, ये रेज वो ये नॉर्मल की तरफ जाता है। एयर और ग्लास ये दो मीडियम अलग अलग है, ये रेयर मीडियम है, डेंसर मीडियम है। डेंसर मीडियम में ऑलवेज ये नॉर्मल की तरफ ऐसे मूव करता है, एक्चुअली उसको ऐसे जाना चाहिए था पर वो ऐसे मूव करता है और यहाँ आ जाएगा, राइट। अब ये ग्लास से एयर में जाएगा तो वो अवे द नॉर्मल से दूर जाएगा, ऐसे इसको पैरेलल हो जाता है, मतलब फिर सूख जाएगा। तो ये एक्टिविटी में यही होता है कि उसमें क्या होता है, रिफ्रैक्शन होता है। तो ये एक्टिविटी के बाद हम जो सीखेंगे रिफ्रैक्शन थ्रू द ग्लास, रेक्टेंगुलर ग्लास टाइप, वो यही एक्टिविटी, यही टॉपिक है, राइट। तो वो नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। ओके, आज यहाँ तक करना है। ये सारी एक्टिविटी एक बार घर पे ट्राई कर देखो, लिखनी नहीं है, लिखने से वो डिफाइन जो मैंने बताई वही है, राइट। पर एक्टिविटी सारी क्या होता है, ग्लास वाली, पेंसिल वाली, वो सब एक्टिविटी कोइन वाली घर पे एक बार करके ट्राई कर देना। ओके।